आज की वीडियो में मैं आपसे सदियों से सुर्खियों में रहे और एक साइंटिफिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में बात करूंगा कि क्या हो अगर चांद पृथ्वी के साथ टकरा जाए। ये क्वेश्चन खुद में ही बहुत इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ बहुत वियर्ड भी है। जितना आप सोच रहे हो उससे तो कहीं ज़्यादा। तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं कि चांद अभी तक पृथ्वी से टकराया क्यों नहीं है। हम ये तो जानते ही हैं कि धरती की ग्रेविटी सारी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, यहाँ तक कि चांद को भी, परंतु फिर भी वो हमारे ऊपर गिरता नहीं। हम ऑर्बिट लगभग रोजमर्रा के जीवन में देखते ही रहते हैं। जैसे जब आप बॉल फेंकते हो तब भी एक ऑर्बिट बनती है। बॉल के ऑर्बिट और चांद के ऑर्बिट में डिफरेंस ये है कि बॉल अंततः धरती पर आ गिरती है। बेसिकली इसका कारण है रफ्तार यानी स्पीड। अगर आप भी अपनी बॉल को 30 से 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंक सके तो वो भी घूमकर आपके पास आ जाएगी। और फिर अगर उसे रोकने के लिए कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो तो वो हमेशा घूमती ही रहेगी। और हमारा चांद भी यही करता है। पृथ्वी के चारों ओर काफी तेज रफ्तार से बिना एयर रेजिस्टेंस के घूमता रहता है। चांद लगभग 3600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपना एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा कर लेता है। तो चांद का अचानक से अपनी ऑर्बिट से निकलकर पृथ्वी पर टकराना फिजिक्स के काफी सारे नियमों का उल्लंघन करेगा, जितना शायद हमारे पास समझने का समय भी ना लगे। तो फिर भी चांद पृथ्वी से कैसे टकराएगा। नॉर्मली अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का ऑर्बिटल पाथ चेंज करना हो तो आपको उसकी स्पीड चेंज करनी पड़ेगी, जिससे ग्रेविटेशन फोर्स चेंज होगा और वो डायरेक्शन बदल देगा। परंतु बहुत छोटे से चेंज के लिए भी हमें बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है। और इसी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी का सोर्स ना होने के कारण ज्यादातर सोलर सिस्टम के बड़े बड़े ऑब्जेक्ट और प्लैनेट्स आजकल स्टेबल पाथ पर मूव कर रहे हैं। विज्ञान और वैज्ञानिकों के अनुसार चांद इतना बड़ा और विशालकाय है कि करोड़ों रॉकेट इंजन्स की मदद से भी हम उसको जरा भी खिसका ना सकें। तो हमारे पास एक आखिरी उपाय बचता है चांद को धरती पर लाने के लिए, और उस आखिरी उपाय का नाम बचता है जादू मंत्र। तो हम एक ऐसा जादुई मंत्र इस्तेमाल करेंगे कि चांद की ऑर्बिटिंग स्पीड कम से कम हो जाए और वो घूमता घूमता धरती पर आ गिरे। इतना करने के बाद भी चांद लगभग 1 साल तक का समय लगा देगा धरती पर टकराने से पहले। तो इस 1 साल के दौरान क्या क्या होगा आइए ये जानते हैं। शुरुआती कुछ दिनों में ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आएगा। चांद मामा थोड़े ज्यादा चमकने लगेंगे। साइंटिस्ट लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और आप और हम जैसे लोग को ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिखेगा। थोड़ा सा इफेक्ट जो नोटिसेबल होगा वो होगा समुद्री लहरों में। लहरें पैदा ही पृथ्वी और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल पुल के कारण होती हैं। जब धरती का गुरुत्वाकर्षण बल चांद को अपनी ओर खींचता है तो चांद भी धरती को वापस अपनी ओर खींचता है और ग्रेविटी की स्ट्रेंथ डिस्टेंस के साथ कमजोर होती चली जाती है। इसी कारण पृथ्वी की अलग अलग जगहों पर अलग अलग गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को महसूस करती है, जिस कारण पृथ्वी की सतह थोड़ी उभर सी जाती है। स्पेशली जब चांद सीधा सामने होता है और साइड की तरफ से थोड़ी कॉन्टैक्ट हो जाती है। और इन्हीं उभार और सिकोड़ के कारण हमें हाई टाइड्स और लो टाइड्स देखने को मिलती हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है और यही कारण है कि चांद की ग्रेविटेशनल पुल का इफेक्ट भी फ्लक्चुएट होता रहता है, जिससे समुद्रों का वाटर लेवल 1.5 मीटर से एक दिन में 2 बार घटता बढ़ता रहता है। पर जैसे जैसे चांद नजदीक आता चला जाएगा हाई टाइड्स दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएंगी। शुरुआत में इसे हम ज्यादा नोटिस नहीं करेंगे, पर लगभग 1 ही महीने के अंदर चांद लगभग धरती का आधा रास्ता तय कर जाएगा और समुद्र की लहरें अब लगभग 4 मीटर तक बढ़ जाएंगी। हर रोज जब भी हाई टाइड्स यानी बड़ी लहरें आया करेंगी समुद्री तट पर बने शहर पानी में डूब जाया करेंगे। और ऐसे ही जैसे जैसे चांद नजदीक आता जाएगा वाटर लेवल इंक्रीज होता जाएगा और सारी धरती समुद्र के खारे पानी में डूबने लगेगी। दूसरे महीने के अंत तक चांद अपने इस डिस्टेंस का 2/3 हिस्सा कवर कर चुका होगा और धरती पर हाहाकार मच रही होगी, क्योंकि अब समुद्री लहरें लगभग 10 मीटर तक ऊंची हो गई होंगी और लगभग 50 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके होंगे जो समुद्र तट के किनारे रहते होंगे। पानी का लेवल बढ़ने से पोर्ट इस्तेमाल करने लायक नहीं बचे होंगे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरी तरीके से ठप हो जाएगा, जिससे खाना और बाकी चीजों के आदान प्रदान में बहुत बड़ी समस्या आएगी। ग्लोबल कम्युनिकेशन बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि 95% इंटरनेट समुद्र में फैले मोटे मोटे तारों से चलता है। वैसे उन तारों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पहले से ही पानी में मौजूद थे और अब भी पानी में होंगे, पर उनके टर्मिनल्स पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। समुद्री तट से दूर रहना भी आपको आपकी सेफ्टी की गारंटी नहीं करता। बड़ी बड़ी लहरों के कारण
नदियां पूरी तरीके से भर जाएंगी और उल्टी चलने लगेंगी, जिस कारण काफी सारा खारा पानी धरती के अंदर शुद्ध पानी को दूषित करने लगेगा। पेट्रोल, डीजल और ईंधन की शॉर्टेज झेलनी पड़ेगी, क्योंकि कोस्टलाइन पर बनी ऑयल रिफाइनरीज भी नष्ट हो चुकी होंगी। देश और दुनिया में खाने की कमी पड़ने लगेगी और खाने को लेकर हाहाकार मचने लगेगी। लोग बाग लो टाइड्स के समय घर से खाने की खोज में निकला करेंगे और हाई टाइड से आने से पहले किसी ऊंची स्थान पर जाकर छुप जाया करेंगे। 3 महीनों में ही चांद धरती के इतना करीब आ जाएगा कि वो कम्युनिकेशन और नेविगेशन सैटेलाइट्स में छेड़खानी करने लगेगा। नॉर्मली चांद काफी दूर होता है और सैटेलाइट्स पर उसके ग्रेविटेशनल पुल का उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर जैसे जैसे वो नजदीक आता चला जाएगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ऑर्बिट में चेंज आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे उन पर एक्सटर्नल फोर्स लगने लगेगी, सैटेलाइट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी और अपनी ऑर्बिट से इधर उधर भागने लगेंगी। अब धरती पर लहरें 30 मीटर तक पहुंच चुकी होंगी और आने वाले कुछ सप्ताह में वो 100 मीटर तक की हो जाएंगी। लो टाइड्स में समुद्र 100 हजारों किलोमीटर तक पीछे चला जाएगा, जिसके बाद हमें बड़े बड़े रेगिस्तान बनते नजर आएंगे। महाद्वीप रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे, जबकि बड़ी लहरें शहर, गांव, खेत बाड़ी और बाकी चीजों को अपने अंदर समा चुकी होगी। अब तक 5 महीने बीत चुके होंगे और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो बहुत हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि ये तो कयामत की बस शुरुआत भर थी। हमारे समुद्र लगभग एवरेज 3 किलोमीटर तक गहरे हैं, तो अब तक लहरें अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर चुकी होगी। चांद के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ रहा था, उसे अब तक समुद्र का पानी एब्जॉर्ब कर ले रहा था। अब जब पानी का लेवल मैक्सिमम पहुंच चुका है, तो आने वाले ग्रेविटेशनल पुल को अब धरती की सतह को झेलना पड़ेगा। अब पानी ही नहीं, धरती पर मौजूद कंकड़ पत्थर भी जोश में आ जाएंगे। अब धरती की सतह और करोड़ों अरबों टन एक दूसरे पर फोर्स एग्जिबिट करने लगेंगे, जिससे टेक्टोनिक प्लेट्स भी मूवमेंट करने लगेंगी, जिस कारण धरती की सतह के नीचे बहुत सारे स्ट्रेस बढ़ जाएगा, जिस कारण बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी के भूकंप देखने को मिलेंगे। हालांकि ये बताना अभी पॉसिबल नहीं कि अर्थक्वेक कितने सीरियस होंगे और एग्जैक्ट कहां पर होंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जैसे राहुल गांधी जी को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, इसी प्रकार इन अर्थक्वेक से भी हमें ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। वेल, जोक्स अपार्ट, मजा आया। तो जैसे गील स्पंज बॉब को स्क्वीज करने से उसके अंदर का पानी बाहर निकलने लगता है, इसी प्रकार मून के ग्रेविटेशनल पुल से अर्थ स्क्वीज होने लगेगी और उसके अंदर का लावा रिजर्वोयर वोल्केनिक इरप्शन की तरह बाहर निकलने लगेगा, जिससे क्लाइमेट में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। इसी दौरान आसमान से चंदा मामा ये सब कुछ देख रहे होंगे। अभी भी किसी बादल के आकार से ज्यादा बड़े नहीं होंगे, बट चमक बहुत ज्यादा रहे होंगे। धरती से सिर्फ 75,000 किलोमीटर दूर ये इतनी ज्यादा चमकदार होंगे कि रात में भी दिन बना सके। आधे साल के बाद चांद उस एरिया या स्पेस में आ जाएगा जहां कभी जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट्स मतलब मैप्स वाली सैटेलाइट्स हुआ करती थी, जहां वो फिर से धरती के चक्कर काटने लगेगा जैसे धरती सूरज के चक्कर काटती है। ये हमें बहुत ही स्लोली घूमते दिखेंगे, मानो ये मूव भी ना कर रहे हो। ऐसा इसलिए क्योंकि धरती अपनी एक्सिस पर घूम रही होगी और चांद उसी के साथ उसके चारों ओर घूम रहा होगा। अब धरती के आधे तरफ ही चांद दिखाई देगा। जिस तरफ चांद होगा वो तो उसके ग्रेविटेशन पुल के कारण पानी में डूब रही होगी और धरती की दूसरी तरफ थोड़ी नॉर्मल कंडीशन में होगी, क्योंकि सारा पानी वापस समुद्र में चला जाएगा। जैसे जैसे चांद नजदीक आता चला जा रहा होगा, आपके दिमाग में ये सवाल आने लगेगा कि क्या वो धरती की ग्रेविटेशन को ओवरकम करके उसे अपने ओर खींच लेगा। तो इसका जवाब है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटेशन लगभग चांद से 6 गुना ज्यादा ताकतवर है। मतलब चांद चाहे आपके बिल्कुल सिर पर आ जाए, आप फिर भी धरती पर ही रहोगे। चांद पर चीजें थोड़ी अलग होगी। धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से चांद की नजदीक वाली साइड ज्यादा अफेक्टेड होगी। चांद इन कुछ महीनों में धरती की ओर ज्यादा खिंचना शुरू हो जाएगा और एक अंडे की शेप का बन जाएगा, जिससे बहुत बड़े बड़े मून क्वेक्स चांद को झेलने पड़ेंगे। कुछ ही महीनों में हजारों किलोमीटर लंबी चांद की सतह गोल से अंडा बन जाएगी। इस समय पर कयामत दस्तक दे चुकी होगी। मतलब जो कोई अभी तक बच गया होगा, उनका अंत समय अब करीब आ गया होगा। समुद्र की लहरें धीमी पड़ जाएंगी और अपनी डायरेक्शन चेंज करने लगेंगी, क्योंकि चांद की रिवॉल्व करने की स्पीड धरती के रोटेट करने से तेज हो जाएगी।
हमारा ग्रह बहुत सारे भूकंप और वोल्केनिक इरप्शन झेलेगा। वोल्केनिक इरप्शन से एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा दूषित हो जाएगा और काले बादलों से छा जाएगा कि सूरज की रोशनी भी उनसे टकराकर वापस चली जाएगी। जो थोड़ी बहुत लाइट आया करेगी वो लाल रंग की होगी और वो भी चांद के सामने आने से छिप जाया करेगी, जिसका रिजल्ट होगा रैपिड ग्लोबल कूलिंग, साथ में एसिड रेन और समर स्नो, जिससे हार्ड से हार्ड प्लांट भी नहीं बच पाएंगे। मानव सभ्यता अब तक खत्म हो चुकी होंगी, करोड़ों अरबों अपनी जान गंवा चुके होंगे, जबकि अंडे के आकार का चांद अभी भी धरती की ओर आ रहा होगा। अब तक 11 महीने खत्म हो चुके होंगे। साल का अंत आते आते चांद रोचे लिमिट तक पहुंच जाएगा। ये वो पॉइंट है जहां पृथ्वी का ग्रेविटेशन पुल चांद की खुद की ग्रेविटी से ज्यादा होगा। चांद की सतह पर जो चीज साइंटिस्ट ने भेजी थी वो वापस धरती पर आने लगेंगी और जब तक 10,000 किलोमीटर का सफर पूरा होगा तब तक चांद के टुकड़े टुकड़े हो चुके होंगे और वो चकनाचूर होकर पृथ्वी के चारों ओर एक मैसिव रिंग बना लेगा, जैसे सैटर्न के चारों ओर गैसेस की रिंग है। धरती के चारों ओर पत्थर ही पत्थर होंगे। खुशकिस्मती से चांद टूटने के साथ ही धरती पर जो तबाही मच रही होगी वो अब शांत हो जाएगी। चांद के ना होने से जो कयामत मची थी वो अब शांत हो जाएगी। समुद्र अपने स्थान पर वापस चला जाएगा। अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई व्यक्ति जीवित बच रहा होगा तो उसे आसमान में एक अद्भुत नजारा दिखेगा। चांद के टूटे टुकड़े रात को इतनी अच्छी तरीके से इल्यूमिनेट करेंगे कि इतना चांद भी शायद खुद ना कर पाता और टूटते तारों यानी मीटियोर्स की तो लाइन ही लग जाएगी। ये बताना मुश्किल है कि उसके बाद क्या होगा। शायद शांति कुछ ही समय की हो। अगर मून डस्ट ज्यादा मात्रा में नीचे गिरने लगेगी तो फ्रिक्शन के कारण एटमॉस्फेयर गर्माने लगेगा और शायद समुद्र उबलने लगे। अगर नहीं तो रॉक्स और वोल्केनिक एरोसोल मिलकर सूरज की सारी किरणों को रोक लेंगे, जिससे ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और पूरी पृथ्वी की सतह बर्फ की तरह जम जाएगी। कुछ भी हो, कुछ लोग फिर भी बच ही जाएंगे, चाहे सबमरीन की मदद से, बंकर, पहाड़ों पर चढ़कर या किसी और तरीके से। हालांकि उनका जीवन पहले की तरह परफेक्ट तो नहीं होगा, पर वो अपनी खोई सिविलाइजेशन यानी सभ्यता को फिर से बनाना चाहेंगे। वे अपने मिशन में सक्सेस होंगे इस बात की गारंटी तो नहीं, बट वो अपने ऊपर एक खूबसूरत आसमान के नीचे कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे।